हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं आज क्लास 12th का न्यू सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स चैप्टर में हमने डीमटेरियलाइजेशन, डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल, सीडीएसएल, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ए टू जेड बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, वो भी डीप कंसेप्चुअलाइज्ड मैनर में। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका न्यू सब टॉपिक कंटिन्यूएशन में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब डिपॉजिटरी सिस्टम के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आखिर ये वर्क कैसे करता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड ऑन दिस चैनल, दैट इज द चैनल फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। एंड एक और चैनल है हमारा जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। एंड वहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो या तो इंग्लिश मीडियम का हो या तो हिंदी मीडियम का हो, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें पता चले कि एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स, जिसमें आप अपने क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज एज वेल एज क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में 100 on 100 स्कोर कर सकते हैं। क्लास 12th में 20 नंबर तो आप ही के हाथ में, दैट इज द प्रोजेक्ट मार्क्स स्टूडेंट्स। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, एज वेल एज फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो देर किस बात की, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड लेट्स प्रोसीड टू अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था व्हाट आर द डिपॉजिटरी। जैसे बैंक होते हैं, बैंक में अपन पैसे जमा करते हैं, बैंक से अपन लोन लेते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरीज में क्या होता है, ये एक शेयर्स का, सिक्योरिटीज का बैंक है, जहां पे सिक्योरिटीज आती हैं और वहीं से सिक्योरिटीज रूट होती हैं टू द स्टॉक मार्केट, और उसी के पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, जो कि ब्रोकर्स होते हैं, सिक्योरिटीज बिकती हैं टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और द अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। सो ये जो डिपॉजिटरीज का सिस्टम है, इसके बारे में ए टू जेड मैं आपको सब पहले पढ़ा चुकी हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी डिपॉजिटरी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, द डिपॉजिटरी, यानी डिपॉजिटरी क्या होता है, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि मैंने आपको बताया था आज के जमाने के ब्रोकर्स। सो इन दोनों टर्म्स को हम इतना डीपली पढ़ेंगे आज कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ना सिर्फ ये आपको क्लास 12th में पूछा जाएगा, ये आपको अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तब भी आपको ये टॉपिक पूछा जाएगा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तब भी आपको ये टॉपिक पूछा जाएगा। मान लो आप प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हो, सीए, सीएस, सीएमए या फिर एसीसीए या फिर सीपीए या सीएफए, कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हो, डेफिनेटली डिपॉजिटरी और डीपीज उसमें आता ही आता है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, वहां पर भी आपको इसके बारे में पूछा जाता है। सो इसलिए इसकी नॉलेज एकदम इन डेप्थ लेना, क्योंकि जो हम क्लास 12th में सीखते हैं वो हमारा बेस बनाता है आने वाले सालों के लिए। तो हमारा अगर बेस एकदम पक्का होगा, हमारी नींव, हमारा जो जड़ है वो एकदम स्ट्रांग होगी, तो कभी भी उस घर को कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो ये घर क्या है, नॉलेज है। यस और नो स्टूडेंट्स? सो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट डिपॉजिटरी, एंड देन जब ये फिनिश हो जाएगा तो हम सेकंड पढ़ेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिपॉजिटरी, सो डिपॉजिटरी क्या होता है, अभी तक हमने देखा था कि हमारे देश में दो डिपॉजिटरीज हैं, फर्स्ट एनएसडीएल एंड सेकंड सीडीएसएल। एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एंड ये सभी कहाँ पे आती हैं, डिपॉजिटरीज के अंडर जितने भी नियम कानून होते हैं। डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह होता है, ठीक है, बट वो एक सिक्योरिटीज का बैंक है, नॉट मनी वाला बैंक, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, दैट इज नॉट डिपॉजिटरी, दैट इज बैंक, है ना, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बट डिपॉजिटरी किसके अंडर में आती है, पूरी की पूरी सेबी के गवर्नेंस में आती है। अब सेबी क्या है, सेबी एक बॉडी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज सेबी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी एक बॉडी है जो कि रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द स्टॉक मार्केट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो एक्ट है, जो कानून है, दैट इज सेबी एक्ट 1992। ये कुछ चीजें मैं आपको पहले के लेक्चर्स में भी पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रिकॉल एवरीथिंग, ताकि आपकी लिंक बने टूवर्ड्स दिस टॉपिक। ओके, so depository is the apex organization
or unit in the depository system. Depository is just like a bank where depositor or investor can deposit and withdraw the money or securities. In a depository, an investor can deposit and withdraw his shares. ठीक है, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगी. फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी आर डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. डिपॉजिटरी इंटरैक्ट्स विद द इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. DPs can offer services only after obtaining certificate from SEBI. Investors have to open a depository account and any DP called as the demat account. Depository, with the help of DPs, controls electronic transfer of securities and settlement of transactions. Depository can hypothecate dematerialized securities against a bank loan. Depository issues receipt of bonus shares in the electronic form. Depositories offer nomination facility of the demat account. ठीक है, अब आपने बोला मैम ये जब आप रीड करवा रहे थे हमें ये बुकिश लैंग्वेज, हमें कुछ क्लिक किया. क्या क्लिक किया? ट्रेडिंग मैकेनिज्म. आई होप आपको वो याद है जब मैंने आपको ट्रेडिंग मैकेनिज्म पढ़ाया था. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इन शॉर्ट व्हाट वाज इट, व्हाट इज द ट्रेडिंग मैकेनिज्म एंड हाउ द डिपॉजिटरीज एक्चुअली वर्क. ओके, सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले कोई इन्वेस्टर है जिसको सट्टा बाजार में निवेश करना है, यानी कोई भी पर्सन हो सकता है, वो आप भी हो सकते हो, मैं भी, है ना, जिसके पास भी एक्सेस पैसे हो, है ना. तो जिसके पास जो हमारे सरप्लस यूनिट्स होते हैं, सरप्लस यूनिट्स मतलब हमारे इन्वेस्टर्स, तो जो हमारे सरप्लस यूनिट्स हैं यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इनको यदि आज की दुनिया में शेयर्स में निवेश करना है तो आज की दुनिया में वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट तो चलते नहीं है. क्या चलते हैं? डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट्स चलते हैं, जो कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. तो इनको खुलवाना पड़ेगा एक डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट मतलब क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, सो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए इनको जरूरत पड़ेगी एक डीपी की. अब डीपी क्या होता है? वो प्रोफाइल पिक्चर वाला डीपी नहीं, डीपी होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं. दीज आर द एजेंट्स और द ब्रोकर्स. अब ये किसके अंडर में काम करते हैं? ये काम करते हैं डिपॉजिटरी के अंडर में. और डिपॉजिटरी किससे जुड़ी होती है? डिपॉजिटरी किसके अंडर में काम करती है? सेबी के अंडर में. ठीक है, और डिपॉजिटरी में जो शेयर्स की डिटेल्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो आती है कंपनीज से. और कंपनीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इशूअर्स. कौन सी कंपनी में कितने शेयर बिक रहे हैं, कितने शेयर बिक चुके हैं, कितने शेयर आने वाले हैं, कौन सी कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, कौन सी कंपनी प्लान कर रही है, वो सारी डिटेल स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और इशूअर्स के बीच में होती है. ठीक है, अब एक और मैंने आपको वर्ड यूज़ किया स्टॉक एक्सचेंज. मैंने आपके सामने एक और वर्ड यूज़ किया जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज. अब जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछती हूँ क्लास 12th के या क्लास 11th के कि कितने स्टॉक एक्सचेंज है हमारे भारत में, सब बोलते हैं मैम 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. नो स्टूडेंट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. सो स्टॉक एक्सचेंजेस 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट इज द रिकॉग्नाइज्ड, जिनकी मान्यता है. सेकेंड इज द अनरिकॉग्नाइज्ड, जिनकी मान्यता नहीं है. मान्यता है, मान्यता नहीं है से क्या मतलब? जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि फॉर्मलाइज्ड है, जिनका ऑन पेपर सारी वर्किंग हो चुकी है ऑफ स्टार्टिंग देयर ऑपरेशंस, एंड उसके बाद जिनकी मान्यता नहीं है, जो ऐसे ही काम कर रहे हैं. ठीक है, सो बहुत सारे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, बट रिकॉग्नाइज्ड कितने हैं हमारे इंडिया में? 7. 2 नहीं, 7. मेट्रोपॉलिटन कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं, एंड कुछ तो ऐसे हैं जो बार बार रिन्यूअल लेते हैं. अगर आपको ये कंप्लीट लिस्ट चाहिए कि 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन गो टू द सेबी वेबसाइट, है ना, sebi.gov.in, जो कि सेबी एक्ट 1992 ने इंश्राइन करके रखा है कि 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं हमारे. सेबी एक्ट ने नहीं, सेबी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है. सेबी एक्ट तो एक लॉ है ना, सेबी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हमारे 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं. ठीक है, सो इतनी बात हमको पता चल गई. अब ये जो कंपनी है ये डिपॉजिटरी के साथ इंटरैक्ट करती है. ठीक है, कि हमें फंड रेजिंग करनी है. ठीक है, और हमें फंड रेजिंग करनी है, हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए, ऑपरेशंस के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो आप हमारे शेयर्स लिस्ट करवा दीजिए. अब डिपॉजिटरी क्या करती है?
इन डीपीज को बताती है कि ये कंपनी है, इनको फंड रेजिंग करनी है, इनको अपने शेयर बिकवाने हैं। डीपीज किससे कनेक्टेड होती हैं? सरप्लस यूनिट से, यानी इन्वेस्टर से। तो डीपीज इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर निवेश करना चाहता है, डीपीज उनको डिटेल्स देती हैं। एज वेल एज इन्वेस्टर भी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो डीपी उसमें भी हेल्प करती है। अब आप बोलोगे मैम इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी ब्रोकर को क्या मिल रहा है? इसको कमीशन मिल रहा है ना, ये तो बिचौलिया है। आप इतने सारे इन्वेस्टर्स, देश में केवल 2 ही डिपॉजिटरी हैं, आप इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं पूरे भारत में, ठीक है, वो सब इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के पास तो नहीं जा सकते। इसलिए तो ये हजारों लाखों ब्रोकर्स बना के रखे हैं सेबी ने कि आप इनसे इंटरेक्ट करो, और इनका इंटरेक्शन डिपॉजिटरी से रहेगा ताकि सब कुछ फॉर्मलाइज्ड हो जाए। तो अब आपको समझ में आया कि डिपॉजिटरी एक बैंक है, ठीक है, जो रखती है शेयर्स कंपनी के, जो बिकवा के देती है कंपनी के शेयर्स, है ना। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी भी एक बिचौलिया है, देखा जाए तो कंपनी, डीपीज और सरप्लस यूनिट्स के बीच में, ठीक है। वैसे मेजर तो इंटरमीडियरी यही है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो सब कुछ करके दे रहा है डिपॉजिटरी के लिए, ठीक है। आई होप आपको ट्रेडिंग मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा रिकॉल हुआ होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था। यस और नो स्टूडेंट्स? सो डिपॉजिटरी इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक एनी बैंक where depositor or investor can deposit, withdraw the money or securities। यानी अगर इस इन्वेस्टर को शेयर बेचने हैं वो डीपी के थ्रू अपने शेयर्स बिकवा सकता है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। अगर इस इन्वेस्टर को शेयर खरीदने हैं वो डीपी के थ्रू शेयर परचेज कर सकता है किसी भी कंपनी के। अब डीपी मतलब यहाँ क्या है? ब्रोकर। ब्रोकर हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेबी रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड ब्रोकर है मतलब उसके द्वारा किए हुए सारे ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड है। ब्रोकर रजिस्टर्ड है तो ही वो डिपॉजिटरी के अंडर काम कर सकता है। उनके पूरे रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो उनको करना पड़ता है, प्रोसेस पूरा फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ जुड़े हो and he is claiming himself to be a depository participant, SEBI or depositories are not responsible. SEBI, depositories, stock exchange are not responsible because it was your decision to go to an unregistered broker. ओके, सो यहाँ पर यही बात लिखी गई है, डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर और इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी और सिक्योरिटीज। इन अ डिपॉजिटरी एन इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट और विदड्रॉ हिज शेयर्स, है ना। यूजुअली जब भी सिक्योरिटीज की बात आती है तो सिक्योरिटीज में स्टूडेंट्स शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स, है ना, कमर्शियल पेपर, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं। बट जब हम डिपॉजिटरी की बात करते हैं ना तो मेजर ट्रेडिंग किसकी होती है? शेयर्स की। अब शेयर्स भी 2 कैटेगरी के होते हैं, मैंने आपको बताया था क्लास 11th फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। तो 2 कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, इक्विटी हमारे साथ ही होते हैं और प्रेफरेंस बोलते हैं हम आपको पैसा तो दे रहे हैं बट समय पर आपको हमें ब्याज भी देना है, समय पर आपको हमारा पैसा भी वापस करना है, समय पर डिविडेंड देना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर साथ ही नहीं होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बस एक इन्वेस्टर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आपके पास प्रॉफिट है तो आप डिविडेंड दीजिए, प्रॉफिट नहीं है तो बाद में दे दीजिएगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे दे दीजिएगा, हम आपके साथ ही हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर अगर इतना प्रॉमिस करते हैं तो वो साथ में मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग पावर भी लेते हैं। तो हर चीज़ के प्रॉन्स भी होते हैं, हर चीज़ के कॉन्स भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर आता है तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता कंपनी का, बट इक्विटी शेयर होल्डर आता है तो कंपनी के मैनेजमेंट का कंट्रोल डाइल्यूट होता है। जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर उतनी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग स्प्रेड होती है और उतना ही डीले भी होती है। ओके, ये सब मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ इन क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एज वेल एज इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो डिपॉजिटरी समझ में आ गया आपको क्या हो गया, है ना। डिपॉजिटरी क्या है? एक बैंक है जहां पर सरप्लस यूनिट्स यानी कि इन्वेस्टर अपने शेयर्स, जहां से अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, अपने जो भी उनको खरीदने हैं, एज वेल एज उनके पास अगर कोई शेयर्स रखे हुए हैं तो वो डीपी के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर बेच भी सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग, याद आया या नहीं? सो डिपॉजिटरी यही होता है, एक बैंक है ऑफ शेयर्स, ऑफ सिक्योरिटीज। ये मनी की नहीं,
ये ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ की बैंक होती है। यहाँ पर शेयर बिकते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं और ये सब कुछ रूट होती हैं दो डिपॉजिटरीज के थ्रू, जिनके अंडर में डीपीज काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब एक एक फीचर जो मैंने आपको रीड करवाया उसको हम डिटेल में ध्यान से समझते हैं कि एक एक फीचर क्या बोल रहा है। ये सारे फीचर्स मैं आपके ट्रेडिंग मैकेनिज्म में कवर करवा चुकी हूँ, बट स्टिल आपको वो डिटेल्ड क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर एक पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट, डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन है विच होल्ड सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब आपके मन में आ रहा होगा, मैम मान लिया कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, ठीक है, मान लिया नहीं है ही, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एज वेल एज नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, सर्विसेज नहीं है, सिक्योरिटीज है, NSDL CDSL। तो हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी हैं। अब मैम आपके फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से आप बोल रहे हो कि डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सिक्योरिटीज होल्ड करता है। अब ये किसकी सिक्योरिटीज होल्ड करता है? जिनको पैसों की जरूरत होगी, जो अपने शेयर बेच रही होंगी, और वो कौन है? वो है कंपनीज। और कंपनीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपनीज को हम बोलते हैं इशूअर्स। इशूअर्स जो शेयर बेच रहे हैं, इशू कर रहे हैं, इशू मतलब सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इशूअर्स, ठीक है, तो कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? इशूअर्स। सो अब ये इशूअर्स के शेयर होल्ड करते हैं, कंपनीज से शेयर ले लेते हैं और इन्वेस्टर्स को शेयर बिकवा देते हैं थ्रू देयर इंटरमीडियरी कॉल्ड एज डीपी। इन दोनों के बीच में एक ब्रोकर होता है जिसका नाम है डीपी। और डीपी भी इतनी धांधली चल रही है हमारे देश में, अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग हो रही है, फिर बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और फिर जाके वो फंस जा रहे हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स का पैसा भी डूब जा रहा है। इसलिए व्हेनेवर अ इन्वेस्टर शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी वाया डिपॉजिटरी, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, चेक करना चाहिए कि जिस ब्रोकर के साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो, जिस ब्रोकर के साथ आप जुड़ रहे हो, वो जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। फॉर दैट यू नीड टू गो टू सेबी लिस्टेड ब्रोकर्स लिस्ट, है ना। तो सेबी की एक ब्रोकर की लिस्ट है पूरी, जो जो ब्रोकर्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं सेबी के पास उनकी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप ग्रीवियंस सेल में जाके उनकी कंप्लेंट तो कर सकते हो, यस और नो। तो ब्रोकर्स कई बार धांधली करते हैं, ब्रोकर्स कई बार गलत होते हैं, ब्रोकर्स कई बार अनरजिस्टर्ड होते हैं, तो उनकी कंप्लेंट्स हम सेबी को कर सकते हैं, बट तभी कर सकते हैं जब हमने एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड की हो। अगर अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड करोगे तो सेबी बोलेगा वी डोंट नो दिस, है ना, हाउ कैन यू मेक सच डिसीजन विदाउट चेकिंग अवर लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, प्लीज मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर इन्वेस्टिंग, एवरी इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, है ना, मोर रिस्क मोर रिटर्न्स का फंडा है, बट बोलते हैं ना बी अवेयर ऑफ द मार्केट सिचुएशन, बी अवेयर व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट, यही सेबी बार बार एक वॉच डॉग की तरह बोलता है। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड, डिपॉजिटरी इंटरेक्ट्स विद द इन्वेस्टर थ्रू एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। यस, जिन भी लोगों को शेयर्स की जरूरत होती है ना, तो डिपॉजिटरी उनको शेयर्स जरूर बिकवा देता है, बट बिचौलिए के थ्रू, जिसका नाम है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। पहले इसको बोलते थे ब्रोकर, अब उनका नया नाम हो गया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नाउ डीपीज कैन ऑफर सर्विसेज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी, मतलब कि डीपीज तभी वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ऑफ ओपनिंग द डीमैट अकाउंट, ऑफ सेलिंग द शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी, है ना। तो डीपीज ये सर्विसेज तभी ऑफर कर सकते हैं, इवन कंसल्टेंसी की सर्विस भी, जब उनका सेबी के अंडर रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको सर्टिफाइड डीपी का एक सर्टिफिकेट मिलता है जो हर एक इन्वेस्टर को चेक करना चाहिए, ताकि ये पता चले कि अच्छा ये सेबी के अंडर ही काम कर रहे हैं। नाउ इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी अकाउंट विद द डीपी कॉल्ड डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के बिना आजकल आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल हो गया है सब कुछ। तो आजकल ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी जाना पड़ेगा, सर मुझे आपकी कंपनी के शेयर खरीदने, ऐसा नहीं है आजकल, है ना। आप घर बैठे एक क्लिक पे शेयर खरीद सकते हो। डीपी कैन बी अ ऐप ऑल्सो, डीपी कैन बी अ बैंक ऑल्सो, डीपी कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, डीपी कैन बी अ फर्म ऑल्सो, दैट शेयर मार्केट फर्म, डीपी कैन बी एनीथिंग, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। नाउ Depository with the help of DPs controls electronic transfer of securities and settlement of transactions. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ just अभी before the flow chart I made. Now
डिपॉजिटरी कैन हाइपोथेकेट डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज अगेंस्ट अ बैंक लोन। यस, ये सबसे बड़ी बात है। मान लो कि कोई इशुअर है, ठीक है, इनने डिपॉजिटरी को बोला ये हमारे शेयर्स हैं और हम लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, आप इन शेयर्स को बिकवा के दीजिए, दीज आर द डिटेल्स ऑफ द शेयर, ठीक है। डिपॉजिटरी ने डीपी को सारी डिटेल ट्रांसफर करी, पर अगर डिपॉजिटरी चाहे तो ये इशूअर को पैसे दे दे और जो सिक्योरिटीज थी उसको बिकवा दे और उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग बैंक लोन ले ले। मतलब कि इन सिक्योरिटीज में इतनी पावर होती है। जैसे हम पुराने ज़माने में क्या करते थे स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में अगर किसी को बैंक से लोन चाहिए होता था तो हमें ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, हमें घर का गोल्ड गिरवी रखना पड़ता था, हमें घर गिरवी रखना पड़ता था, हमें प्लॉट गिरवी रखने पड़ते थे। इवन कई बार तो ऐसा होता था कार गिरवी रख रहे हो आप समय ले रहे हो, मोहलत ले रहे हो उनसे, और अगर आप पूरा पैसा नहीं करते थे तो आपके जो भी प्रॉपर्टी आपने रखी है वो नीलाम हो जाती है। अब यहाँ पे आजकल क्या हो गया है, लोग अपने शेयर्स गिरवी रख रहे हैं कि हमारे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, काफ़ी सारे शेयर्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है। तो बैंक क्या करती है, मान लो अगर आप पैसे नहीं दे पाए उनको, लोन के पैसे नहीं चुका पाए, बैंक उन शेयर्स को डाइल्यूट कर देती है, यानी डिसॉल्व कर देती है और पैसे ले लेती है, मार्केट में बेच देती है। तो बैंक की तो रिकवरी हो जाती है अमाउंट की। सो आजकल ये नई चीज़ निकली है कि आप अपने शेयर्स गिरवी रख के बैंक लोन ले सकते हो। मैंने खुद किया हुआ है ये, है ना। सो नाउ डिपॉजिटरी इशूज और रिसिट ऑफ बोनस शेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब आपने अकाउंट्स में अंबिका मैम के साथ सीखा होगा कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी विदाउट पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। दीज आर द फ्री शेयर्स, है ना। सो बोनस शेयर्स जो हैं डिपॉजिटरीज उसके लिए रसीद दे देती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टर ने कुछ पे नहीं किया। दिस इज द फ्री शेयर ऑन द एडिशनल शेयर्स विच आर प्रोवाइडेड ऑलरेडी टू द इन्वेस्टर ऑन द पेमेंट ऑफ मनी। Now, depository offers nomination facility of the डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट से जुड़ी हुई जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे वो कोई भी फैसिलिटी हो, है ना, तो वो डिपॉजिटरी प्रोवाइड करती है। डिपॉजिटरी अपने डीपीज को इतने अच्छे से ट्रेन करके रखती है कि इन्वेस्टर को, इशूअर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो ये सारी सर्विसेज क्या हैं, डिपॉजिटरी के फीचर्स हैं। ओके, नाउ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी बिचौलिए। अब बिचौलिए पढ़ने जा रहे हैं अपन, यानी मिडिल मैन। सो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेट्स प्रोसीड टू इट। सो स्टूडेंट्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी क्या होता है? मैम डीपी का मतलब तो होता है व्हाट्सएप की डीपी। व्हाट्सएप की डीपी मतलब हम फोटो क्लिक करते हैं, वो सर्कल में जाके लगा देते हैं और सुंदर सुंदर सी फोटो लगाते हैं, फिर नीचे कैप्शन लिखते हैं, ऑल आई नीड इज फ्लावर्स इन लाइफ, है ना। सो ये डीपी वो डीपी नहीं है, ये डीपी है पुराने जमाने में जिनको हम बोलते थे ब्रोकर, आज के ज़माने में उनको हम बोलते हैं डीपी। पुराने ज़माने में डिपॉजिटरीज नहीं थी, आज के ज़माने में डिपॉजिटरीज हैं। तो यस, डिपॉजिटरीज के अंडर में जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं उनको टाइटल दिया गया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी डिपॉजिटरी के असिस्टेंट्स, ठीक है। नाउ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, है ना, वो डिपॉजिटरी के एजेंट है। अब एजेंट कौन होता है? जो किसी के बिहाफ में काम करता है। अब देश में 2 डिपॉजिटरी हैं, अगर सारे इन्वेस्टर्स उन डिपॉजिटरी के पास जाने लगे स्टूडेंट्स, तो क्या वो हैंडल कर पाएंगे? जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट होती नहीं, ठीक है, हर व्यक्ति इज फ्री टू मेक हिज और हर ओन डिसीजंस, है ना। अगर हमें एक पूरा देश को चलाना है तो वी हैव टू चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव। तो हम क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं खुद से वोट देकर। हम क्या करते हैं, हमारे जिस लोकेलिटी में हमें रहते हैं वहाँ के पार्षद, वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं हम खुद क्यों नहीं कर सकते उनके काम? क्योंकि हम इतने सारे हैं तादाद में, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, हम सब कुछ कैसे हैंडल कर सकते हैं? एंड पीपल हैव बिजी लाइव्स, पीपल हैव बिजी लाइफ्स बिकॉज दे आर अर्निंग मनी। रोटी कपड़ा मकान एटलीस्ट तो अफोर्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इतनी बिजी लाइफ में देश के भी सारे मैटर सुलझा पाओगे क्या? नहीं। एंड हमें तो फॉरेन कंट्रीज से भी अपना बचाव करना है, या फिर अगर हमने एलपीजी पॉलिसी अपनाई भी है तो हमें उसको निभा के चलना है, बहुत सारे टाई अप्स करने होते हैं। फॉर दैट वी नीड गवर्नमेंट। तो हमने हमारी सरकार चुनी,
है ना, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यही हम सीखते थे बचपन में सिविक्स में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या होता है, डिपॉजिटरी के पास सारे इन्वेस्टर्स नहीं जा सकते कि आपके पास तो कंपनी के शेयर होते हैं, लाओ हमें खरीदने हैं। अब वो एक फिश मार्केट थोड़ी ना है कि सब जाके चले जाएं, तो इसलिए उन्होंने ब्रोकर बना के रखे हैं। तो इन्वेस्टर्स आर इजी, दे कैन गो टू द ब्रोकर। नाउअडेज इतना एडवांस जमाना आ गया है कि एक ऐप है ब्रोकर, एक कंपनी है जिन्होंने अपनी ऐप बना के रखी है, वो ही ब्रोकर है। यस, आजकल आप 1 क्लिक पे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, 1 क्लिक पे SIPs इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 क्लिक पे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हो, 1 क्लिक पे शेयर्स खरीद सकते हो, 1 क्लिक पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हो, 1 क्लिक पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। सब कुछ आपके छोटे से डिवाइस के थ्रू, दैट इज अ मोबाइल फोन। इतना एडवांस जमाना आ गया। सो पहले जमाने में तो क्या होता था कि टाउन हॉल बॉम्बे के सामने एक बनियान ट्री होती थी, है ना, उस बनियान ट्री के नीचे 12-13 ब्रोकर बैठते थे एंड वहां से उनकी जर्नी चालू हुई है ना। तो 4-5 ब्रोकर्स, फिर 12-13, फिर 250, फिर नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बनाया था, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया था उसी को ही। इतनी लंबी वो जर्नी तय करके आया है स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। बट आप खुद सोचिए कि पहले के ज़माने में जो पेड़ के नीचे बैठ के जो ब्रोकर होते थे 12-13 लोग, वो ट्रेडिंग करवाते थे, वो शेयर्स बिकवा के देते थे, आज वो लोग वैनिश हो चुके हैं, आज वो एप्लीकेशंस बन चुके हैं। धीरे धीरे AI का ज़माना आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या होगा। सो पार्टिसिपेंट क्या होता है, DP क्या होता है, DP एक एजेंट होता है डिपॉजिटरी का, यानी जो डिपॉजिटरी के बिहाफ पे काम करे। यस और नो? An investor has to interact only with the DP and not with the depository for all his dealings in the shares in electronic form. अब इन्वेस्टर जो है वो डिपॉजिटरी से बात नहीं करता, वो अपने DP से बात करता है। मैंने आपको बताई थी पूरी चेन, है ना। ये है सेबी, सेबी के अंडर है स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी के अंडर है डिपॉजिटरीज। अब डिपॉजिटरीज हमारे देश में है 2 और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में 7, अभी एज ऑफ 2024, है ना। सो 2024 अभी खत्म भी नहीं हुआ है, दिसंबर का महीना चल रहा है उसका, तो अभी के हिसाब से 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए, फ्यूचर में हो सकता है इससे कम भी हो जाए, डिपेंड्स, है ना। अभी देश में 2 ही डिपॉजिटरी हैं, इनका मैं नाम भी आपको बार बार बताती हूँ, NSDL, CDSL। अब स्टूडेंट्स इतनी बात तो आपको क्लियर है। अब उन्होंने बोला कि हर कंपनी जो शेयर बेचना चाहती है, ये है कंपनी जिनको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट यूनिट्स, जिनको क्या है, पैसों की जरूरत, नीड ऑफ मनी, जो क्या करती हैं, अपने शेयर सेल करती हैं, सिक्योरिटीज सेल करती हैं, ताकि उनको क्या मिल सके, फंड्स मिल सके, ठीक है। तो ये जो कंपनीज हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, सबसे पहला स्टेप होता है इनको स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को लिस्ट कराना है। लिस्ट मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवाना है कि हम अपने शेयर्स बेचने जा रहे हैं, तो आपके इस प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेडेड दिखेंगे, आपके प्लेटफॉर्म पर उनके वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, वो दिखेंगी, प्लीज़ आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हमारी लिस्टिंग कर दीजिए। सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, सेक्शन क्या होता है, धारा 2, और फिर सबसेक्शन होता है जो ब्रैकेट में लिखा होता है, मैंने आपको पहले सिखाया होगा ये भी, है ना, क्लास 11th में। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ये बोलता है कि हर कंपनी जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट करवाती है उसको लिस्टेड कंपनी का टाइटल मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद वो शेयर, डिबेंचर सब बेच सकते हैं, ठीक है। सो अब लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग के बाद कंपनी कहाँ जाती है, डिपॉजिटरी के पास जाती है। अब डिपॉजिटरी क्या बोलती है, DPs, डिपॉजिटरी के अंडर होते हैं DPs यानी डिपॉजिटरी के चेले यानी एजेंट। डिपॉजिटरी DP को बोलती है इन्वेस्टर को ये शेयर्स बिकवा के दो। तो अब आपको समझ में आया कि एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरैक्ट ओनली विद अ DP, मतलब इन्वेस्टर सिर्फ DP से बात करता है, वो डिपॉजिटरी से बात नहीं करता, वो स्टॉक एक्सचेंज से बात नहीं करता। इस डायग्राम को बनाइए, देन हम आगे बढ़ते हैं।
सो इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स. एज पर सेबी गाइडलाइंस. अच्छा एक लाइन और है, नॉट विद द डिपॉजिटरी फॉर ऑल इज डीलिंग इन शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. मतलब कि इन्वेस्टर किससे बात करता है, डीपी से, और डिपॉजिटरी स्टॉक एक्सचेंज से वो बात नहीं करता क्योंकि वो कम है नंबर में. आपको ब्रोकर से ही बात करनी पड़ेगी. इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सबको संभालने के लिए 2 संस्थाएं काफ़ी नहीं होती. वी नीड अ लॉट ऑफ डिपॉजिटरीज. तभी हमारे इंडिया में हर कोई आजकल ब्रोकर बनना चाहता है. हर कोई एक ऐप डेवलप कर रहा है जो कि एक ब्रोकिंग ऐप हो सकती है. ओके, नाउ एज पर सेबी गाइडलाइंस. अब सेबी की गाइडलाइंस मतलब क्या, जो सेबी एक्ट 1992 यानी 1992 में लिखी हुई हो. सो एज पर सेबी गाइडलाइंस, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, द शेयर ब्रोकर्स, बैंक्स कैन बिकम डीपी. और आजकल तो पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए सेबी का. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कंपनीज भी आ जाती हैं, है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं. बट आजकल तो क्या हो गया है, ये जो कंपनीज हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्हें खुद की ऐप बना दी है कि इस ऐप पे जाओ ट्रांजैक्शन करो, हम बैठे तो है. ठीक है. नाउ DP is a vital intermediary in the depository system and all the buying and selling of shares under depository system take place through DP only. यानी इन्वेस्टर DP से बात करता है, डिपॉजिटरी DP से बात करती है, और DP क्या है, सिर्फ एजेंट है जिनके सर पे पूरा भार है और बाकी सब तो बैठे हुए हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी उसे संभालना है. और इशूअर्स का भी ध्यान रखना है कि इशूअर्स का जो फंड्स हैं वो रेस हो पाएँ, इशूअर्स के पैसे टाइम पर रेस हो पाएँ. एज वेल एज डिपॉजिटरी के सारे नियमों का पालन करना है, सेबी के सारे नियमों का पालन करना है. तो इनका ध्यान कौन रखता है, इनका ध्यान सेबी रखता है. ठीक है, अगर ये दोनों का ध्यान रख रहे हैं, डिपॉजिटरी का एज वेल एज इन्वेस्टर का, तो इनका ध्यान सेबी रखता है. तो हर किसी के लिए कोई ना कोई तो बना ही होता है. ओके, सो ये हो गए हमारे डीपीज. नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस. मैंने आपको बोला था कि जब भी मैंने किसी भी स्टूडेंट से पूछा है कि हमारे देश में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, वो बोलते हैं मैम 2, जबकि एक्चुअली में 7 रिकॉग्नाइज्ड है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड न जाने कितने हैं. तो जो 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो आप सबको याद होते हैं, वो क्यों याद होते हैं, क्योंकि आपकी किताब में 7 नहीं लिखे. 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बहुत हाई लेवल हो जाएगी आपके लिए, है ना. तो हमारे देश में 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है. पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो डायरेक्ट NSE बना था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कहानी इतनी बढ़िया है स्टूडेंट्स. पहले तो एक पेड़ था, बनियान ट्री, इसके नीचे ब्रोकर्स बैठ के, इसके आजू बाजू जितनी वो एरिया था, ब्रोकर्स बैठ के ट्रेडिंग करते थे. फिर ये पेड़ से हटे, कब तक पेड़ के नीचे बैठ के ट्रेडिंग करेंगे, है ना. फिर इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन. ये शायद 1897 में बनी थी, आई एम नॉट श्योर. नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन. और ये एसोसिएशन भी एक इनफॉर्मल सी एसोसिएशन थी, यानी इसकी भी कोई एक फिक्स्ड प्लेस नहीं थी. हाँ, बट 4 दीवारी थी, बारिश वारिश ना आए, बढ़िया सी ऑर्गेनाइजेशन थी. यही फ्यूचर में जाके BSE बन गई, है ना. अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने तो बहुत लंबा सफर तय किया. ये हमारे देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज था. उसके बाद आया NSE. तो अब ये 2 स्टॉक एक्सचेंज इसलिए याद होते हैं क्योंकि ये सबसे पुराने हैं. ठीक है. सो सेंसेक्स क्या होता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो होता है सेंसेक्स, है ना. सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज कॉल्ड सेंसेक्स. दिस इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक अक्रॉस की सेक्टर ऑफ BSE. यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी टॉप 30 कंपनीज के जो प्राइजेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, तो बोलते हैं सेंसेक्स बढ़ रहा है या घट रहा है. ठीक है. अब सेम NSE के लिए क्या है, निफ्टी 50 बोला जाता है, सेंसेक्स 30 बोला जाता है. याद रख लो कि 30 और 50 कैसे याद रहेगा, हमेशा टर्म ही ये यूज होता है, सेंसेक्स 30, निफ्टी 50, है ना. टी से याद आता है निफ्टी 50. दिस इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स. इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 50% की स्टॉक्स लिस्टेड इन NSE. अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है उसमें अगर 50 कंपनीज हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं, अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो बोलते हैं निफ्टी बढ़ रही है, कम हो रही है तो बोलते हैं निफ्टी कम हो रही है. आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी ऐसे एरोज लगे होते हैं, ऐसे एरोज.
अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो, और ऐसे भी एरोस लगे होते हैं। इस तरह के एरोस बने होते हैं, मतलब वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अगर आपने नहीं देखा, आज ही न्यूज़पेपर उठाइए, कोई सा भी, उसमें डिटेल गिवन होती है। ओके, नाउ अदर बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज। ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? डीम्यूचुअलाइजेशन। Earlier, the intermediaries, that is the brokers, used to own, control, manage the stock exchanges. This ownership and management of a stock exchange by broker often led to conflict of interest between brokers and their clients. To solve this problem, government did demutualization of stock exchanges. Demutualization refers to separation of ownership एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स। यानी ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंज को बिल्कुल अलग अलग कर दिया था। ये होता है डीम्यूचुअलाइजेशन। पहले वो म्यूचुअल अग्रीमेंट पे काम करते थे, अपने बीच में तय हुए कोई भी बातें उस पर काम करते थे, है ना। थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन देयर इज रिडक्शन ऑफ चांसेस ऑफ ब्रोकर्स यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन्स। तो पहले क्या होता था, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को एक माध्यम बना लेते थे अपने पर्सनल गेन्स करने के लिए। बट आज के ज़माने में जो ब्रोकर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो सेबी के अंडर है, डिपॉजिटरी के अंडर काम करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज से एकदम अलग हो गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ कंपनी की लिस्टिंग होती है। तो यस, ये सारी चीज़ों से काफ़ी चीज़ें फॉर्मलाइज हो गई हैं। सो डीम्यूचुअलाइजेशन इज द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। ओके, आप ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फॉर्मलाइज मैनर में करो। येस और नो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया डीम्यूचुअलाइजेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी क्या होता है, पूरा प्रोसेस, एज वेल एज जो मैंने आपको की पॉइंट्स रिवाइज किए थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बने रहने के लिए। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को। हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं स्टूडेंट्स, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। वी हैव अ वेरी वंडरफुल यूट्यूब चैनल विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम KG to class 12 फॉर CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। एंड वी हैव अ सेपरेट चैनल जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं 6 to 12 तक की एजुकेशन फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एज वेल एज क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो ही चुका है। आपको क्या करना है, फटाफट से इस चैनल की सारी डिटेल्स जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसको जाके देखना है। ये हमारी ऐप और वेबसाइट है जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स, जैसा आप देख पा रहे हैं, अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, यानी सॉफ्ट कॉपी में आपको नोट्स और बुक्स मिलेंगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द।